साथ गुंजन दीक्षित। कोरोना के बीच एक बड़ा खतरा ब्लैक फंगस का भी है। मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ब्लैक फंगस कितना ज्यादा खतरनाक है, इन आंकड़ों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कितनी तेजी के साथ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ लोगों की जान भी जा रही है। कैसे इससे खुद को बचा सकते हैं, और ये जो इंजेक्शन अब एक कंपनी को जिसका लाइसेंस मिल गया है, अगर इंजेक्शन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनेंगे तो कितना इसका लाभ हो सकता है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सोनाली हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर एसके सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आपका। डॉक्टर सोनाली, सबसे पहले आप ही से समझते हैं, ब्लैक फंगस बीमारी का कितना बड़ा खतरा इस वक्त देश में मंडरा रहा है, क्योंकि अगर अभी के आंकड़े देखें तो 20,000 से ऊपर मरीजों की संख्या ब्लैक फंगस की है। कि कोविड के पेशेंट्स काफी कम हो गए हैं, लेकिन इसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं, लाइक ब्लैक फंगस, लो इम्यूनिटी, डायबिटीज, ये सब केसेस काफी बढ़ गए हैं। इसमें से जो ब्लैक फंगस है, बहुत ही सीरियस मैटर जो है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, ये जो आजकल देखने को मिल रहा है, बहुत सीवियर हो गया है। ये हमने पहले भी आपसे चर्चा की है कि ये जो ब्लैक फंगस है पहले भी था, बट इतना सीवियर या इतना कॉमन नहीं था। पहले पेशेंट्स लाइक जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जिनको किडनी या हार्ट प्रॉब्लम है, या लो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पे हैं, या इनको कीमो कैंसर थेरेपी चल रही है, जिन पेशेंट्स में इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है, उन्हीं पेशेंट्स में हमें ये देखने को मिलता था। लेकिन आजकल कोविड के बाद इन पेशेंट्स में लो इम्यूनिटी की समस्या देखी गई है, जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस काफी पेशेंट्स में देखा गया है। ये पेशेंट जो ब्लैक फंगस है, इसका जो ट्रीटमेंट है, यदि ये बहुत सीवियर यदि स्प्रेड हो जाता है तो बहुत मुश्किल है इसमें बचाना, इसलिए इसकी मृत्यु दर काफी हाई है। इसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ही इससे हम लड़ सकते हैं, इससे हम ट्रीटमेंट ले तो इससे बचा जा सकता है, वरना इसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है। तो आपको बिल्कुल ही, यदि आपको नमनेस है, पेन है, रनिंग नोज है, या स्वेलिंग है फेस पर, या क्रस्टिंग है, नेजल ब्लीड है, तो आप तुरंत अपने स्पेशलिस्ट के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। यदि इसे एमआरआई करवाएं, एंडोस्कोपी करवाएं, तथा इसका स्वैब कल्चर लें और माइक्रोबायोलॉजी में इसका टेस्ट कराएं, सो दैट आप जल्दी से उसको पता लगा सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस है कि नहीं। इसमें देरी ना करें, जितना जल्दी आप डायग्नोज कर पाएंगे उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट ले पाएंगे, तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, जैसा आपने बताया किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कौन से ऐसे इसके सिम्टम्स, और क्या कोई तरीका है ये जांच करने का खुद में ही कि हाँ आपको ब्लैक फंगस हो सकता है? डॉक्टर से जाहिर सी बात है मिलना होगा, टेस्ट भी कराने होंगे, लेकिन कैसे एक मरीज को ये समझ आ जाना चाहिए कि वो हो सकता है कि ब्लैक फंगस का मरीज हो, ब्लैक फंगस का शिकार हो गया हो? सबसे पहले तो यदि आप कोरोना ग्रस्त हुए हैं और आपने स्टेरॉइड्स या अदर इन्फेक्शन या हॉस्पिटलाइज हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, तो आप मान के चलिए आपकी इम्यूनिटी बॉडी की कम है। यदि आपको ये साइन सिम्टम्स होते हैं, यदि पेन होता है, फेशियल स्वेलिंग होती है, रनिंग नोज होती है, या क्रस्टिंग होती है, या आपको सुन्नपन रहता है, तो आप जरूर अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से जाके मिले। भले ये म्यूकर नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कि है कि नहीं। मान लीजिए है, तो उसके लिए एमआरआई या एंडोस्कोपी करा के आप डायग्नोज कर सकते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको ये भय है कि मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है, तो वो आते हैं, हम लोग उनका टेस्ट करते हैं, और वो जब नेगेटिव निकलता है तो पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है, तो वो एक बार टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो आप यदि ये सिम्टम्स हैं तो आप ये बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें और जाके प्रॉपर इसका इलाज लें और उसको जरूर चेक कराएं। ठीक है डॉक्टर सोनाली, कोविड के बाद ज्यादातर देखा गया है ब्लैक फंगस अपने पैर पसार रही है उन्हीं पेशेंट्स में जो कोविड से रिकवर हुए हैं। तो कोविड से रिकवर होने के बाद क्या अपने खान पान में या फिर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि पेशेंट ब्लैक फंगस का शिकार ना हो? यानी कि कोरोना से ठीक होने के बाद और ब्लैक फंगस होने से पहले पेशेंट क्या कर सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास वाले व्यक्ति को यदि फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो मुझे भी हो जाएगा।
ये जो फंगल है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जब आपकी बॉडी की, ये सॉइल में है, एवरीवेयर फंगस इज देयर, सब जगह फंगस अवेलेबल उपस्थित होती है, लेकिन इन्फेक्शन उन्हीं पर्सन्स को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, जिनके लाइक कोविड के बाद पोस्ट कोविड जो इम्यूनिटी कम हो रही है, इसलिए ये इन्फेक्शन हो गया है। तो आपको सबसे पहले बहुत आपको साफ सफाई का एंड अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो फंगस है मॉइस्चर में, नमी में ज्यादा फैलता है, तो आपको जैसे मास्क बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करने होंगे, उनको मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, उनमें धूप में सुखाएं, अच्छे से वॉश करें, ज्यादा एसी में ना रहें, आप अपनी खान पान बना के रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, इम्यूनिटी बूस्टर्स ले, हाई प्रोटीन डाइट ले, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे। इरेशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड्स अवॉइड करें। यदि आप स्टेरॉइड्स पे हैं तो अपनी शुगर लगातार मॉनिटर करते रहें, शुगर हाई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन लेते रहें। अननेसेसरी ओवर जिंक का यूज ना करें। मैं आपको बताना चाहूंगी जिंक से फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, जिंक हाई बॉडी में आयरन की मात्रा होती है, उससे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस अभी प्रूव हुए हैं। लेकिन जो जिंक है वो आयरन का ऑब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ा देता है, उसको आयरन का सप्लीमेंट बॉडी में बढ़ा देता है। इसलिए ओवर यूज ऑफ जिंक इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। सो आप ये सब चीजें ध्यान रखें। साफ सफाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो आप ध्यान रखें। धूप में सुखाएं, घर वेंटिलेट होना चाहिए, ऐसा नहीं एक ही बंद कमरे में आप रहें। कपड़े आपके सारे बेड्स एंड सब धूप में सूखें। जैसे कि आप देखते हैं जब भी बरसात का मौसम आता है, फंगल इन्फेक्शन इवन खाने में एंड ऑल, फंगल इन्फेक्शन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह बॉडी में फंगल इन्फेक्शन, आपकी इम्यूनिटी लो हो या मॉइस्चर की ज्यादा मात्रा हो तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है। तो आपको ये सब सावधानियां बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। यस, ठीक है डॉक्टर सोनाली, कौन सी ऐसी बीमारी के पेशेंट्स हैं जिनको ब्लैक फंगस होने का खतरा सबसे ज्यादा है शुगर के अलावा? पेशेंट्स जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, पेशेंट जो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन पे हैं, जो कैंसर थेरेपी ले रहे हैं, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज जैसा आपने कहा वो है, या फिर जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, या कोई लंबे अर्जे से जो मेडिसिन पे है, जिनकी इम्यूनिटी लो हो चुकी है, उन पेशेंट्स को यूजुअली ये फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है डॉक्टर सोनाली, अब उपचार के बारे में बात करेंगे। उपचार क्या है इस बीमारी का, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हम इसको, जो फंगल इन्फेक्शन है, उसको कलर में डिवाइड ना करें। इसको हम पहले डायग्नोज करें कि किस तरह की फंगस है। म्यूकर माइकोसिस है, म्यूकर सेप्सिस है, एस्परजिलस है, कैंडिडियल फंगल इन्फेक्शन है, ये है क्या, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करें। जैसा कि सर ने बताया है कि पहले इसका स्वैब कल्चर टेस्ट होता है तथा उसका कल्चर होता है, उससे डायग्नोज होता है किस तरह का ये फंगस है। येलो फंगस हम उसको बोलते हैं जो फंगस जो पस क्रिएट करती है। म्यूकर ब्लैक फंगस इसलिए है क्योंकि ये ब्लड में ग्रो करती है और नेक्रोसिस डेवलप करती है, जिससे वहां टिश्यू जो है सड़ने लगता है। व्हाइट फंगस कॉमनली हम मुंह में देख सकते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन में हम व्हाइट फंगस देखते हैं, ये भी सदियों से चला आ रहा है। तो पहले हम डायग्नोज करें ये किस तरह का है, इसको कलर में डिवाइड ना करें। पहले पता करें किस स्पीसीज का फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स हमारे पास डरे हुए आते हैं कि हमें ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया, भले वो सिंपल व्हाइट फंगस जिसे हम कैंडिडियल इन्फेक्शन कहते हैं वह है, तो उसमें हमें सिंपल जो एंटी फंगल ड्रग अभी तक अवेलेबल है उससे हमें काम चल सकता है। लेकिन यदि यह म्यूकोर निकलता है तो हमें एक्सटेंसिवली एम्फोटेरिसिन बी और इसका प्रयोग से करना चाहिए। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको चेक करते हैं, स्वैब कल्चर करते हैं, जिसकी रिपोर्ट 2-4 घंटे में आ जाती है। वो आप देखें कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट प्लान करें। यदि म्यूकोर माइकोसिस है, उसके लिए लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी एंड डीऑक्सीकोलिक एम्फोटेरिसिन बी, ये 2 तरह की ड्रग है। अदर ड्रग भी है, पोसाकोनासोल, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर एक नई ड्रग आई है
आइसेब्यूकोनाजोल वो एक सस्ती दवाई है, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। पर हमें पता करना बहुत जरूरी है किस तरह का फंगल इन्फेक्शन है। सेल्फ फंगल इन्फेक्शन के डर के मारे आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना लें, प्रॉपर उसको पहले जाके डायग्नोज करवाएं, देन यू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। बाकी फंगस होते हैं, व्हाइट फंगस, सिंपल जो कैंडिडियल इन्फेक्शन होते हैं, सिंपल फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकते हैं। तो पैनिक ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके प्रॉपर उसका क्योर करें। डॉक्टर, ब्लैक फंगस के बाद ही हमने केसेस देखे कि व्हाइट फंगस भी सामने आया, येलो फंगस भी सामने आया, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन इसे थोड़ा और अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये जो फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इनकी दवाइयां भी अलग अलग हैं, क्योंकि दवाइयों की भी किल्लत देखने को मिल रही है। इतने ज्यादा इंजेक्शन नहीं है ब्लैक फंगस के मरीजों को, और ये भी नहीं पता है कि एक मरीज को कितने इंजेक्शन लगने हैं। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि पहले डायग्नोज करें कि किस तरह का फंगस है। यदि आपको म्यूकोर माइकोसिस है तो आप पहले देखना पड़ेगा पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी लो है, अनकंट्रोल शुगर तो नहीं है, कितना स्टेज पे है। जैसा कि हमने देखा ये नेजो ऑक्यूलर सेरिब्रल डिजीज है, तो कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है डायग्नोसिस, जो कि हम एंडोस्कोप से, नेजल एंडोस्कोप से उसको देखते हैं कि कहाँ तक साइनस तक है, ऑर्बिट तक है, या फिर ब्रेन तक पहुंच चुका है। उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट अपन स्टार्ट करें। यदि बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो आप पोसाकोनासोल टैबलेट्स एंड एम्फोटेरिसिन भी कुछ ही दिनों में आप इंजेक्शन और दवाइयों से रिकवर हो सकते हैं। यदि स्प्रेड है, साइनसिस में है, तो उसका डिब्राइडमेंट करना पड़ता है, क्योंकि यदि डिब्राइडमेंट नहीं किया तो एंटीबायोटिक प्रॉपर इफेक्ट काम नहीं करती है। तो डिब्राइडमेंट देन इंजेक्शन आपको लेने पड़ेंगे। सिंपल येलो फंगस जिसे आप बोलते हैं, सेप्सिस है, तो आप उसको क्लीन करें, उसको डिब्राइड करें, एंड देन आप पोसाकोनासोल टैबलेट्स अवेलेबल हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल कैंडिडियल इन्फेक्शन है जिसे आप व्हाइट फंगस बोलते हैं, जो कि पहले भी होता था, आज भी होता है। सिंपल जो एंटीबायोटिक एंटी फंगल टैबलेट्स होती है, ट्राकोनाजोल और सिंपल टैबलेट्स, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एम्फोटेरिसिन भी हम सब में लगाएंगे, अवेलेबल भी नहीं है, इट्स वेरी कॉस्टली, 5 से 7 हजार का इंजेक्शन है, जो कि लंबे समय तक चलता है, और उसमें आपको लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, इस पे भी डैमेज करता है ये इंजेक्शन। तो आप ऐसे इरेशनल यूज नहीं कर सकते हैं, आपको फंक्शन देखना पड़ेगा। यदि पेशेंट इसको नहीं ले पा रहा है, देन आप यू टर्न टू द पोसाकोनासोल, जो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो आप स्टार्ट करें। वो भी एक स्ट्रिप जो होती है 12 टैबलेट्स का, दैट इज अराउंड 14,000। तो एक पेशेंट में करीब आप समझिए 2 या 3 स्ट्रिप्स लग जाती हैं। तो इस तरह से आप उसका अप्रोच करें। ठीक है डॉक्टर, ईएनटी आपकी की बात को आगे बढ़ाते हुए, इंदौर में एक कंपनी है जिसको लाइसेंस मिल गया है, कितना फायदा इससे हो सकता है, क्योंकि इंजेक्शंस की किस हिसाब से जरूरत पड़ती है वो भी थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर इन इंजेक्शन का मैन्युफैक्चर अभी शुरू हो जाएगा तो आने वाले वक्त में कितना ज्यादा ये अच्छा साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, आजकल हम देख रहे हैं इंजेक्शन जिनको लगना है, म्यूकोर माइकोसिस हो गया है, इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है कई बार, बिकॉज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है, जो कि सबसे बेस्ट है, उसके अदर साइड इफेक्ट्स बॉडी में भी हैं, लाइक ये लिवर पे, किडनी पे अफेक्ट करता है, मैग्नीशियम एंड मिनरल्स का डिसबैलेंस कर देता है बॉडी में। यदि ये सूट नहीं करता है तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास आता है डीऑक्सी कार्बो एम्फोटेरिसिन बी, वो हम यूज कर सकते हैं। वो भी नहीं तो पोसाकोनासोल इसीलिए ये बहुत जरूरी है, आप बहुत इनिशियल स्टेज पे आप डायग्नोज कर लें। आप इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज कर लेते तो आपका सिर्फ पोसाकोनासोल टैबलेट से भी आप रिकवर हो सकते हैं। हो सकता है आपको इंजेक्शंस ना लगे। यदि ये स्प्रेड हो गया तो ऑब्वियसली ये जो है ये ब्लड में ग्रो करता है और नेक्रोसिस डेवलप करता है, टिश्यू को सड़ा देता है। जब तक आप वो डेड टिश्यू आप निकालेंगे नहीं, आपका इंजेक्शंस, इसमें हम जो टिश्यू निकालते हैं वो फंगस नहीं निकालते हैं, जो टिश्यू डेड हो चुका है उसको रिमूव करते हैं, सो दैट इंजेक्शन बेटर वहां तक पहुंच सके और ब्लड सप्लाई प्रॉपर वहां तक हो सके। सो इट्स बेटर आप अर्ली स्टेज में स्टार्ट करें। और ये बहुत खुशी की बात है कि इंदौर में ये सब मेडिसिन अवेलेबल है, पर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्टर करा के रॉ मटेरियल
से हम लोग ड्रग बना सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लाइक हम ड्रग बना लेना, क्वालिटी अच्छी ना हो तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी जल्दी बन जाएगी उतना ज्यादा पेशेंट्स को फायदा होगा। मैं हमेशा कह रही हूँ कि अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, हाइजीन का ध्यान रखें और अपना जैसे ही आपको साइन सिम्टम्स जो हमने बताए हैं ऐसा हुआ, आप तुरंत अपने मेडिकल कंसल्टेंट या फिजिशियंस को दिखा के इसका उपचार शुरू करें। डॉक्टर सोनाली, कितने दिन में ये जो फंगस है वो कितने दिन में किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मरीज के शरीर में फैल जाती है और ब्रेन तक असर डालती है? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी कहा, अलग अलग तरह का फंगस है। जैसे कि हम म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे आप लोग आम भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं, ये काफी जल्दी ग्रो करता है। ये सबसे पहले ये चीज है, ब्लड सप्लाई रोक देता है। जब किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उसमें कालापन आ जाता है, वो टिश्यू सड़ने लगता है। ये जो फंगस है नोज से होते हुए, साइनस से होते हुए, आईज में एंड देन फिर ब्रेन में। तो इसमें यूजुअली 3 to 5 डेज या 7 डेज में ग्रो कर सकता है। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। आप फिक्स नहीं कर सकते कि इतने दिन में ऐसा हो जाएगा। आपने जल्दी डायग्नोज कर लिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है वो वहीं रुक जाए। आप फिर उसके बाद डिब्राइडेंट करें, एमआरआई करें, उससे आप स्टेजिंग और उसका स्प्रेड पता करें तो आप उसको रोक सकते हैं। तो आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि इतने दिन में ऐसा हो जाएगा। पेशेंट टू पेशेंट ये डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, ये बहुत डेडली होता है। बाकी नॉर्मल जो फंगस होते हैं जैसे कैंडिडियल इन्फेक्शन या फिर एस्परजिलस, लिटिल बिट स्लो ग्रोइंग, थोड़ा स्लो ग्रो करते हैं, बट उसका मेडिकेशन, सिंपल मेडिकेशन जो एंटी फंगल होते हैं उससे आप ट्रीट कर सकते हैं। जो लीथल है वो म्यूकोरमाइकोसिस ही है, ब्लैक फंगस ही है। सो जैसे ही आपको साइन सिम्टम्स होते हैं आप इमीडिएटली डायग्नोज करें, उस ट्रीटमेंट लें। ठीक है डॉक्टर एसके सक्सेना, ये जो कोरोना काल चला इसमें बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेस्ड भी हुए। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनों को भी खोया और बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पर परेशान रहे। अब ये ब्लैक फंगस दूसरी ऐसी बीमारी जो लोगों को परेशान कर रही है, जिनके घर से लोगों की जान जा रही है, उनसे इस बीमारी के बारे में अगर समझे तो वो शायद बेहतर इस चीज को समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हर स्तर पर लापरवाही होती है। लोग लापरवाही कोविड के टाइम पर भी कर रहे हैं और ब्लैक फंगस के टाइम पे भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर एसके सक्सेना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, डॉक्टर आरकेएस जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। आवाज शायद नहीं मिल रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर सोनाली, आपकी ओर से एक फाइनल कमेंट ऐसे पेशेंट्स के लिए जो मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं और लापरवाही भी करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी। जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि अपना मेंटल स्टेटस, अपना मनोबल ना गिरने दें। सबसे पहले जो ये नई बीमारी है, इसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे ये ट्रीटमेंट हम लोग ले रहे हैं। जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस हो सकता है ये एंटी फंगल से भी कोई नई बीमारी हमें पैदा हो सकती है। तो बचाव ही सबसे पहला इम्पोर्टेंट सोल्यूशन जो हमें दिखाई देता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, वैक्सीनेट योरसेल्फ, वैक्सीनेट, वैक्सीन लगवाएं, उससे शायद हम लोग बीमारी होने से ही बच जाएं। यदि होती है तो आप अपनी मनोबल को ना बढ़ने दें अपने आसपास, क्योंकि जिसने अपना कोई खोया है वो खुद ही समझ सकता है, जिस पे बीती है वही खुद समझ सकता है कितना मेंटल और ये लॉस है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपने आसपास वालों को सपोर्ट करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली आप डॉक्टर की सलाह लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें घर पे बैठ के कि अरे उसको ये ट्रीटमेंट चला तो मैं भी ये ट्रीटमेंट चलाऊं, ऐसा ना करें। डरे नहीं। इस बीमारी से जो हम सोशल मीडिया में अब जो दिखाते हैं वो अवेयरनेस के लिए दिखाते हैं, डराने के लिए नहीं, जिससे आप सतर्क रहें, डरे नहीं, अपना मनोबल बढ़ा के रखें।
तथा दूसरों का अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। अब सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रही है तो हमें एजुकेट होना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब समझ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये सबका ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि जिसको एक बार कोविड हो गया वो दोबारा कोविड नहीं हो सकता है। सो प्लीज ध्यान रखें, मास्क, प्रॉपर मास्क पहने। आप आज आप कल देखते होंगे मास्क सब लोग पहने, लेकिन उनका मास्क यहां तक रहता है, फेस नोज तक कवर नहीं होता है, या बहुत पास वो लोग रहते हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग, शादी हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो या पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो, मंदिर हो, ये सब हमको बहुत सावधानी से अटेंड करना चाहिए या जहां तक हो अवॉइड ही करना चाहिए। और जो सरकार मापदंड रखे उसको पूरा फॉलो करे तथा वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल डॉक्टर, यानी कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और इस वक्त में वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर एस.के. सक्सेना जी और डॉक्टर आर.के.एस. धाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे दर्शकों के कई सवाल जहन में थे, उन सवालों का जवाब देने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।